आज काव्याकाश घुमक कड़ी में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। आज हमारी इस घुमक कड़ी में डॉक्टर आशा जी अपनी बात एक कविता के रूप में कुसुमाग्रज की एक बढ़िया सुंदर कविता जिसको प्रस्तुत कर रही है। कविता का शीर्षक है कणा और ये भंडारा महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ी है और ये मेरी सहेली है। घुमक कड़ी करते करते आना मन में मिली थी तब से और ये भंडारा की कॉलेज में लेक्चरर थी। अभी वो वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेते हुए बहुत सामाजिक सेवाओं से जुड़ी है और ऐसी शख्सियत को मैं आज इनवाइट कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। आइए आशा जी, आपका वंदन है, प्रणाम। आप आज की कविता से शुरुआत करें। नमस्ते दीदी। स्वयं स्वस्थ बनो अभियान से जुड़े सभी मित्रों को मेरा नमस्ते। स्वयं स्वस्थ बनो अभियान से मैं जुड़ी हूँ और उससे पहले भी मैं गीता दीदी से जुड़ी हूँ। दोनों प्रवासी होने के कारण अंडमान में घूमते हुए हम लोग मिले थे और तभी से हमारी मित्रता है। अभी गीता दीदी ने जो काव्याकाश में घुमक कड़ी यह कार्यक्रम शुरू किया है, उसके तहत भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। इसके लिए मैं गीता दीदी की आभारी हूँ। और आज मैं आपको मराठी भाषा की एक कविता के आकाश में आपको घुमाने के लिए ले जा रही हूँ। आप मेरे साथ इस प्रवास में जुड़ जाइए और हम लोग घुमक कड़ी करेंगे। कुसुमाग्रज मराठी साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कवि हैं। आपका पूरा नाम विष्णु वामन शिरवाडकर। आपने कुसुमाग्रज नाम से मराठी में कई कविता संग्रह लिखे। मुख्यतः आप नाटक रचयिता है, लेकिन आपका नाम कविता के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा है। 50 साल के साहित्य सेवा में आपने कथा कादम्बरी को भी प्रस्तुत किया है, पर आपको जाना जाता है वह नाटककार एवं कवि के रूप में। आपके कई कविता संग्रह प्रसिद्ध है, उसमें से कुछ के नाम मैं बताना चाहूंगी। वो है किनारा, जीवन लहरी, प्रवासी पक्षी और विशाखा। यह विशाखा इस कविता की पुस्तकों में जो कविताएं लिखी है उसमें स्वतंत्रता पूर्व काल में नवयुवकों को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए इन कविताओं ने प्रेरित किया था। आपने विभिन्न विषयों पर नाटक लिखे। आपके द्वारा लिखे हुए एक नाटक नट सम्राट का हाल ही में नाना पाटेकर द्वारा अभिनीत फिल्म में रूपांतरण किया गया। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके पहले मराठी भाषा में वी स खांडेकर इन लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। आपका जन्म दिवस 27 फरवरी को जागतिक मराठी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी से समझ में आता है कि मराठी भाषा के कितने बड़े कवि होंगे। आप ही की एक कविता है कना। आज हम इस कविता का रसास्वादन करने जा रहे हैं। मैं पहले इस कविता का वाचन करूंगी, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो इस कविता आपको समझ में आएगी। कना। ओळखलत का सर मला, पावसात आला कोणी, कपडे होते कर्दमलेले केसांवरती पाणी। ओळखलत का सर मला, पावसात आला कोणी, कपडे होते कर्दमलेले केसांवरती पाणी। क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलल्यावरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून। क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलल्यावरती पाहून, गंगामाई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून। माहेर वाशीन पोरी सारखी चार भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको मात्र वाचली। माहेर वाशीन पोरींसारखी चार भिंतीत नाचली, मोकळ्या हाती जाईल कशी बायको मात्र वाचली। भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते गेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले। भिंत खचली, चूल विझली, होते नव्हते गेले, प्रसाद म्हणून पापण्यांमध्ये पाणी थोडे ठेवले। कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लढतो आहे, पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखलगाळ काढतो आहे। कारभारणीला घेऊन संगे आता लढतो आहे,
पडकी भिंत बांधतो आहे, चिखलगाळ काढतो आहे. दिशाकडे हात जाता हसत हसत उठला. पैसे नकोत सर, जरा एकटेपणा वाटला. दिशाकडे हात जाता हसत हसत उठला. पैसे नकोत सर, जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. पाठीवरती हात ठेवून नुसते लढ म्हणा. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. पाठीवरती हात ठेवून नुसतेच लढ म्हणा. ये ऐसी कविता है कना। कवि कुसुमाग्रज को कना इस कविता से कुछ बताना था कि कैसे हम लोग परिस्थितियों से लड़कर बड़े हो सकते हैं। कना का अर्थ है स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी में उसको मेरुरज्जु बोलते हैं या मेरुदंड बोलते हैं। मेरुदंड अन्य पशुओं से मनुष्य को अलग करने वाला अंग है। रीढ़ की हड्डी सीधी होने के कारण मनुष्य दो पैरों पे सीधा खड़ा हो सकता है। जिसका मेरुदंड सीधा है वह स्वाभिमानी होता है, या हम ये कह सकते हैं कि स्वाभिमानी व्यक्ति का ही मेरुदंड सीधा होता है। गुजराती में तठार बैठो जो बोलते हैं ना, और ये तठार बैठने के लिए मनुष्य के शरीर का जो अंग काम में आता है वह है कना या मेरुदंड। कवि कुसुमाग्रज कना इस कविता में यही बताना चाहते हैं कि हमारा मेरुदंड सीधा होना चाहिए, मन का भी और शरीर का भी। यह कविता में दो दृश्य चित्रित हुए हैं। एक है कवि के घर का और दूसरा है दूसरा दृश्य हम लोग आगे समझेंगे कि उस दृश्य में क्या है। एक दिन भरी बारिश में कवि के घर का दरवाजा किसी ने ठकठकाया। इतनी बारिश में कौन होगा, यह सोचते हुए कवि ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे एक युवक खड़ा था। कीचड़ से कपड़े उसके भरे हुए हैं और बालों पे पानी है, बारिश का पानी उससे भीगा हुआ है। ऐसा युवक खड़ा था। कवि के चेहरे पे अनजाने भाव देखकर वह युवक बोला, सर क्या आपने पहचाना? ओळखलत का सर मला? क्योंकि कवि के चेहरे पे अनजाने भाव थे। वो कीचड़ से भरा था, बारिश में भीगा था, तो कवि ने नहीं पहचाना, शायद बाद में पहचाना। तो कवि ने उसको बैठने के लिए बोला। थोड़ी देर बैठने के बाद वह मुस्काया और ऊपर देखकर बोला, गंगा माई पाहुणी आली गेली घरटात राहून। भारतीय संस्कृति में हर नदी को गंगा समझा जाता है। हर नदी पूजनीय होती है, उसको माता का रूप समझा जाता है। ऐसी माता बनकर नदी जो है वो गांव में आई और उस युवक के घर में भी आ गई। ऐसी ही नहीं, मेहमान बनकर आई नदी। यह अब मेहमान की हम लोग मेहमान नवाजी करते हैं, हमारा कर्तव्य होता है। इस युवक का घर छोटा सा है, पंछियों के घोंसले की तरह है। बाढ़ में बनकर आया नदी का पानी आता है और जिनको इनको अनुभव है उनको पता होगा कि आया और चला गया ऐसा कभी नहीं होता, वो रुकता है। तो बाढ़ आती है, कुछ समय के लिए रुकती है, तो वैसे ही गांव में पानी आया, युवक के घर में आया और वो रुका। तो उसने कवि ने यहाँ बोला है, माहेर वासिन पोरी सारखी चार भिंतीत नाचली। अभी जो मायके ससुराल से लड़की आती है और जो नई दुल्हन होती है उसका पता होगा कि वो इधर उधर घर में इतराती फिरती है। ये नदी भी मायके आई थी और इधर उधर इतराते फिरी और पूरे घर में पानी फैल गया। हर कोने में उसने नदी के पानी ने स्पर्श कर दिया। छोटा सा घर था और पानी पूरा फैल गया। मायके हुए आई बेटी ससुराल जाते समय खाली हाथ नहीं जाती, या तो हम लोग भेज देते हैं या कुछ वो लेके जाती है उसकी इच्छा से। ऐसे ही ये नदी का जो पानी आया था, ये जो बाढ़ आई थी, वो अपने साथ कुछ ना कुछ नहीं लेके गई, सब कुछ लेके गई। अब युवक के घर में जो भी था वो सब कुछ लेके गई, अपने साथ घर का सारा सामान बहाकर ले गई। मोकड्या हाथी जाईल कशी बायको मात्र वाचली। अभी यहाँ पे कवि ने बताया है, कवि को वो युवक बताता है कि खाली हाथ तो नहीं गई, सब लेके गई, पर क्या बचा, तो उसकी सिर्फ धर्म पत्नी बची। गरीब होने के कारण जैसे तैसे युवक ने और उसकी पत्नी ने जीने के लिए आवश्यक सामान जुटाया था, थोड़ा थोड़ा करके घोंसला बनाया था, पर अब बाढ़ ने सब कुछ
लूट गया। आगे आया है, भिंत खचली, चूल विजली, होते नहोते गेले, घर की दीवार भी गिर गई। खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि बाढ़ का पानी आता है तो अनाज वगैरह जो होता है वो सब भीग जाता है, काम में नहीं आता। तो जो भी थोड़ा सा था वो भी इस बाढ़ ने चला गया, बह गया। मेहनत से खड़ा किया हुआ घर बार बाढ़ में गवाया। युवक और उसकी पत्नी के पास आंसुओं से भरी आंखों के सिवा कुछ न बचा। पापण्यामध्ये पानी थोड़े ठेवले। अभी ये बाढ़ ने क्या किया, गंगा माई ने क्या किया कि सब कुछ लेके गई और आंखों में सिर्फ पानी रख गई, वो रोते हुए बच गए, रह गए। वह युवक कवि को बाढ़ से हुआ बेहाल विशद करते आगे हुए बोलता है, सर, अभी आगे का इतना महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सर, अभी मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परिस्थिति से लड़ रहा हूं। घर जो कीचड़ से भरा है वो कीचड़ मैं निकाल रहा हूँ। बाढ़ में आया कचरा साफ कर रहा हूँ। टूटी हुई दीवार हम फिर से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मिलकर, पति पत्नी मिलकर घर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बेहाल होने के बाद भी उसकी पत्नी का उसको साथ मिला है। मराठी में कारभारीन बोलते हैं पत्नी को, जो पूरा घर का कारभार देखती है, संभालती है, घर बार संभालती है, उसको कारभारीन बोलते हैं। तो कारभारणीला घेऊन संगे सर आता लड़ता है, अभी भी लड़ रहा है। अभी ये युवक ने प्रसंग बताया, ये कवि के घर का है एक प्रसंग कि वो बता रहा है, और घटना घटी है युवक के घर। ये दो प्रसंग है, एक घटना घटी है, उसका वर्णन कवि के घर में वो कर रहा है। तो कवि के घर में अभी बता रहा है युवक, तो उसमें बताता है वो, उस युवक पर गुजरा हुआ प्रसंग सुनकर कवि, यहाँ पे सर आया है शब्द, ओळखलत का सर, तो वो शिक्षक है ये समझ में आता है हमारे, कि कभी तो भी कवि ने उसको पढ़ाया है। तो ये कवि का मन ये सुनकर उनका मन द्रवित होता है, दुख होता है उनको। उसे कुछ मदद करने की इच्छा से उनका हाथ पैसे निकालने के लिए जेब में जाता है। शिक्षक के या कवि के वो भाव देखकर, उनकी देह बोली देखकर वो युवक भाग जाता है कि क्या करने वाले हैं। वो समझ में जाता है, उसके समझ में आता है कि शिक्षक अपने मदद के लिए ही कुछ पैसे निकाल रहे हैं। तो वो बोलता है, खड़ा होता है और मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए सर, खुद को थोड़ा अकेला पाया, इस दुख से लड़ते हुए मैंने खुद को अकेला पाया, अकेला महसूस किया, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। अभी हम लोगों का भी अनुभव है कि जीवन में हम लोग विपरीत परिस्थिति से, विरुद्ध परिस्थिति से जब लड़ते हैं, जूझते हैं, तो हमको अपने लोग याद आते हैं। जब अकेले पड़ जाते हैं तो ऐसे लगता है हम लोग अपने लोगों से बात करें, उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, तो हम अपने के पास दौड़ते हैं। वैसा ही ये युवक कवि के पास दौड़ के आया, उनको अपना दुख बांटने के लिए। मतलब उस युवक के जीवन में कवि का स्थान कितना महत्वपूर्ण होगा ये समझ में आता है। एक विद्यार्थी के जीवन में भी शिक्षक का स्थान कितना महत्वपूर्ण होता है ये भी यहाँ पे समझ में आता है। कवि का स्थान उस युवक के जीवन में ऊर्जा स्रोत की तरह है, इसीलिए वह किसी मदद की आशा न रखते हुए अपना अकेलापन, दुख बांटने के लिए आया। आगे कवि से वह कहता है, मेरा संसार बह गया है, घर बार ध्वस्त हो गया है, पर मेरा मेरुदंड अभी भी सीधा है। मुझे कुछ मदद की अपेक्षा नहीं है, मुझे मदद मत कीजिए सर, बस आपका हाथ मेरी पीठ पर रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पे पंक्ति आई है, खिशाकडे हात जाता हसत हसत उठला, पैसे नकोत सर, जरा एकटेपणा वाटला। आगे वो बोलता है, मोडून पडला संसार तरी मोडला नहीं कणा, उसका मेरुदंड सीधा है ये बताता है। और पाठीवरती हाथ ठेवून नुसतेच लढ म्हणा, मुझे बस आशीर्वाद दीजिए, आपका हाथ मेरे सर पर रखिए, बाकी मैं सब कर लूंगा, मैं परिस्थिति से लड़ लूंगा। विपरीत परिस्थिति में किसी की भी मदद के बिना खड़े होने की क्षमता सिर्फ स्वाभिमानी लोगों में हो सकती है। संकट की घड़ी में दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, पर जो स्वाभिमानी होते हैं वो कभी हाथ नहीं फैलाते।
यह इस कविता में कवि ने यही बता रहा है इस युवक के जरिए। मनुष्य एकमात्र जीव है जिसका मेरुदंड सीधा है, जिसके कारण वह दो पैरों पे चलकर दोनों हाथों से काम कर सकता है। इसी विशेषता के कारण मानव जाति ने अभी तक प्रगति की है। इतर प्राणियों के से वह आगे है। वे जहाँ अन्य प्राणी रेंगते हैं या चार पैरों पे चलते हैं, इसीलिए मानव की जाति से वो पीछे है। और मनुष्य दो पैरों पे चलता है और दो हाथों से काम करता है, क्योंकि उसका मेरुदंड कना सीधा है, कठार है। मेरुदंड प्रगति का, स्वाभिमान का लक्षण है। कवि का कहना है, स्वाभिमानी व्यक्ति ही हर संकट से गुजरकर निखर आती है। मुझे लगता है आप सभी ने मुझे सुन लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आपका। और एक कना कविता आपने कुसुमाग्रज की सुनी, उसका रसास्वादन किया होगा, तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आई होगी। आप खुद भी इंटरनेट से डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं और कवि कुसुमाग्रज को की बाकी कविताएं भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। आपने बहुत बढ़िया तरह से कणा यानी मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड के विषय में बात बताई, और ये बात भी सही है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड सीधी है, इसीलिए हम दोनों हाथों से काम कर पाते हैं। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि योग भी हम हम जब भी योगाभ्यास करते हैं तो सबसे पहले ध्यान देते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड को ठीक रखने के लिए, उसको संभालने के लिए हम सारी क्रियाएं करते हैं, आसन वगैरह करते हैं। और ये जरूरी है कि हमारा स्वाभिमान उस युवक की तरह ही मजबूत हो। आपने एक बहुत अच्छी कविता का सभी को रसास्वादन कराया है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और जब भी कभी आपको मन करे कि भाई इस मंच पे आना है कोई दूसरी कविता के लिए, तो भी आप हमेशा के लिए आमंत्रित हैं। आती रहना, अपने मित्रों को भी आमंत्रित करो, इस अभियान से जुड़े, ताकि हम चाहते हैं कि कई ऐसी कविताएं होंगी जो हिंदी भाषी लोग पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो उसको पढ़ें, समझें, और ऐसे महान कवि को भी हम एक अपनी, बोलते हैं ना कि जैसे उनके प्रति अपनी अंजलि व्यक्त करें। ये काम आपने बहुत बखूबी किया है। मैं आपका धन्यवाद करते हुए जितने लोग हैं सभी को कहना चाहूंगी कि आप सब इस अभियान से जुड़े, काव्याकाश में घुमक्कड़ी करने आए। आप किसी भी भाषा की कविता हो, आप गुजराती कविता हो, हिंदी हो, मराठी हो, पारसी हो, पंजाबी हो, जो भी कविता आपको पसंद आती है, अंग्रेजी हो, पर आप वो कविता पढ़ने के बाद उसका हिंदी में रस आस्वादन कराएं, ताकि कई अन्य भाषाओं तक आपकी कविता पहुंचे, आपके कवि पहुंचे। फिर से एक बार आशा जी आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आज की बात को समापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।